प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर आपके बीच स्वयं को पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जब मेरी पीढ़ी के लोग बड़े हो रहे थे आज़ादी के बाद, तो एक फिल्म और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ। फिल्म के अंत में आता है ये गाना, और उसकी दो पंक्तियां अक्सर मुझे आजकल याद आती हैं और ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हम क्या कर पाए हैं अभी तक, और इस समय क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ विलाप कर रहे हैं या हम कुछ समझ रहे हैं, और हम अगर समझ रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सी पंक्तियां हैं। पंक्तियां जागृति फिल्म के अंतिम गीत की ये दो पंक्तियां हैं। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। प्रदीप गीत है। अक्सर दिमाग में आता है कि क्या मैं भी जिम्मेदार हूँ इस बगीचे को बर्बाद होने से न रोक पाने के लिए। किस हाल में है ये बगीचा अब, और इसको समझने का औजार हमारे पास भाषा ही है। कोई कैमरा तो है नहीं जो आज के इस कैमरा प्रिय युग में एक पूरे समाज की तस्वीर लेके हमें बताए कि दरअसल क्या चल रहा है। हम सोचते हैं कई बार कि जो राजनीति में चल रहा है या जो वोट पड़ते हैं उनसे पता लगती है तस्वीर क्या है। भाषा उस किस्म का माध्यम नहीं है, और भाषा का सबसे सजीव अंग होता है साहित्य। आप पिछले 100 साल के साहित्य पर गौर करें। एक उपन्यासकार, एक कवि का नाम ले दीजिए जिसको आज हम नवराष्ट्रवाद कह रहे हैं, उसकी विचारधारा से प्रेरित रहा हो और हिंदी का एक महान कवि या उपन्यासकार बन सका हो। ये विचारधारा इतनी अनुर्वर सिद्ध हुई है कि जब आप इससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो लेते हुए ही लगता है कि भाई अगर इसको कहीं सिलेबस में लाना है तो कमेटी में इन लोगों को बिठाना पड़ेगा, वरना भाई ये चलेगा नहीं। आश्चर्य होता है सोच करके कि कोई सृजन का कोई अंकुर नहीं फूटा इस विचारधारा के खेमे में, और फिर भी आज हम विलाप की मुद्रा में हैं, डरते हैं, लगता है पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। जो कुछ हुआ है वो भयानक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे कोई नवराष्ट्रवादी मिले तो बिठा के पूछूं कि भाई आपकी विचारधारा में इतना दमखम है। राष्ट्रवाद तो चेतना पैदा करता था, आपकी विचारधारा मद पैदा करती है। एक साहित्यकार आप ढंग का हिंदी भाषा को नहीं दे पाए, क्या कारण है? क्या आप इस पर सोचते हैं कभी? बहुत सोचने वाले एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, इस विचारधारा से भले ही थोड़ा दूर हैं लेकिन कुछ उनके संपर्क हैं उसमें। तो उनका कहना है कि नहीं, वो लोग सोचते हैं कि अब जब हम वर्चस्व में आए हैं और अभी 50 या 100 साल रह जाएं तो हमारे पास भी ऐसे साहित्यकार होंगे जिनकी टक्कर आप निराला से या रेणु से या किसी से आप करवा सकेंगे, प्रेमचंद से करवा सकेंगे। आश्चर्यजनक आशावाद का प्रतीक है। खैर, अपनों के बीच भयग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं आपसे मुखातिब होता हूं इस मुद्दे पर कि ये जो शब्द है, ये शब्द कैसा अजीब शब्द है। हमने अपनी भाषा का क्या किया कि हमें हर चीज के लिए अनुवाद करना पड़ता है। न्यो नेशनलिज्म नाम है उस चीज का जिस पर हम आज बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये जो नियो है ये लैटिन का उपसर्ग है, और इसका किसी भी प्रकार से अनुवाद नव नहीं हो सकता। आखिर नव का प्रयोग निराला ने नवल कंठ नव जलद मंद रव में किया है। हमें पता है नव क्या होता है, नव चेतना क्या होती है। हम
पहले भी कर चुके हैं। हमने उदारवाद का जब दोबारा एक नया संस्करण आना शुरू हुआ 90 के दशक में या 80 के उत्तरार्ध में, हमने कहा नव उदारवाद है ये। उसके पहले जब 19वीं सदी की चर्चा हो रही थी तो हमने कहा कि वो नव जागरण है। अब तो खैर दैनिक जागरण का समय है, तो नव जागरण की आवश्यकता क्या है। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि हमारी भाषा अनुवाद करते करते इतने अंतर्विरोधों से कैसे घिर जाती है, और हमारे बौद्धिक समुदाय में चर्चा नहीं होता कि ये कोई अनुवाद है। न्यो नेशनलिज्म का अनुवाद अगर करना है, बिठाइए किसी कमेटी को, सोचेगी कि ये क्या है। ये कई लोग नवजागरण को भी पुनर्जागरण कहते थे। ये राष्ट्रवाद पर मोहर लगाने का एक प्रयास है, राष्ट्रवाद को अपनी तरफ मोड़ने का एक प्रयास है, ये तो समझ में आता है। और इस चक्कर में पूरे भारत भर में कुछ ऐसा एक माहौल खड़ा करने का इसमें एक प्रयास है जो कि इस विचारधारा के इर्द गिर्द खड़ा हो जाए। लेकिन ये जाहिर है कि हमारी अगर भाषा दृष्टि थोड़ी सी पैनी रहे, स्पष्ट रहे, तो हम समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद से न संबंधित भी नहीं है और राष्ट्रवाद का उत्तराधिकारी भी नहीं है। राष्ट्र शब्द को समझने के लिए मैंने यहाँ आने से पहले अपने संस्कृतज्ञ मित्र हमारे हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, उनको ईमेल लिखा, पूछा कि भाई ये राष्ट्र शब्द को संस्कृत में थोड़ा समझाइए कि इसको कैसे तोड़ा जाए या इसकी व्युत्पत्ति थोड़ी समझाइए। तो उनका जवाब तुरंत आया कि भाई संस्कृत में जिस तरह ये बना है, इसका आशय होता है एक उजला सा क्षेत्र। अब उसको किस प्रकार से इतिहास में चरितार्थ करने वाली शक्तियां उभरती हैं, ये हर समाज में देखने का विषय होता है। हमारे देश में निश्चित रूप से एक संघर्ष पिछले 100-150 वर्षों में रहा है कि हम किस किस्म के राष्ट्र हैं। और गुप्त जी ने बहुत पहले ही पूछा था कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। अगर गुप्त जी होते तो कहते देखिए ये हमें होना था जो आज हम हो गए हैं। लेकिन मित्रों, कोई बीमारी भले ही डॉक्टर के पर्चे पर उसका नाम लिखा हो, लेकिन आपको पता है अगर आप बीमार हैं तो आपको पता है कि कोई बीमारी अकेले नहीं आती, उसके साथ कई और चीजें चल रही होती हैं। और जब आप अंत में अस्पताल पहुंचते हैं तो आपकी शिनाख्त करने के लिए, आपका पर्चा स्पष्ट लिखने के लिए एक बीमारी का नाम लिख दिया जाता है। आपको पता होता है कि मैं कितने महीनों से या कितने वर्षों से मंदाग्नि से ग्रस्त हूँ, या मैं बात बात पे उबल जाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंत में पता लगता है कि अरे बीमारी का नाम तो ये है, अब उसकी दवाई खाना है। ये जो नव राष्ट्रवाद की आज शाम चर्चा हो रही है, ये सिर्फ इसका दौर नहीं है। अगर इसको आज दौर का नाम दें, जो कि आज का शीर्षक है, तो इस दौर के अनेक कारक और चेहरे आपको पहचानने होंगे। जैसे ये वही दौर है, यही दौर है जिसको नव उदारवाद का दौर भी हमने पहले से कह रखा है, 80 के दशक से बहुत ही ज़्यादा। ये भी हमारी अनुवाद क्षमता का जनाजा निकालने वाला एक शब्द है कि अंग्रेजी में चूंकि लिबरलिज्म है, उसको हम उदारवाद कहते थे, अब ये नव उदारवाद है। सुनने में एक, आप किसी विद्यार्थी को समझा के देखिए कि भाई वो अगर युवा पीढ़ी का है तो सचमुच और आपसे डरता न हो तो यही कहेगा कि सर समझ में नहीं आया कि जो इतना अनुदार है उसको आप उदार कैसे कह सकते हैं। जो बाजार है उसका भक्त है और आप कह रहे हैं कि ये उदार है, और वो भी फिर नए सिरे से उदार है, न उदार है। तो जाहिर है कि हमारी भाषा एकदम हमारी अकर्मण्यता से आज यहां पहुंच गई है कि आप बीए फर्स्ट ईयर की छोड़िए, 9वीं क्लास भी कायदे से नहीं ले सकते अगर आपका उद्देश्य किसी को समझाना है। गनीमत है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समझाना नहीं होता है, परीक्षा में पास कराना होता है। वो आप पर करवा लेंगे क्योंकि हमारा विद्यार्थी जानता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। बाजार का युग था, नव धनाढ़ वर्ग का भी दौर है ये, जिसकी
अपनी सांस्कृतिक चेतना, अपनी सांस्कृतिक समझ और कई प्रकार की फूहड़ताओं से ग्रस्त है, जो विचार को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन अशोक वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू सुनने का एकदम कान में मौका मिला। FM गोल्ड, जो कि वैसे कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है, युवा लोगों के लिए FM रेनबो है, आकाशवाणी रेनबो। पर आकाशवाणी गोल्ड पर इंटरव्यू आ रहा था और अशोक जी ने कई गंभीर बातें कही। जो उनसे इंटरव्यू ले रही थी महिला, वो हर 3-4 मिनट में उस इंटरव्यू की थोड़ी सी भी वैचारिक सघनता से घबरा जाती थी। और अब आकाशवाणी की आपको पता ही है कि शैली है कि हर चौथे मिनट पर एक गाना होगा, उसके बाद फिर विचार होगा, और आधे घंटे में आप अगर 5 विचार सुनते हैं तो 4 गाने जरूर बीच में सुनेंगे। आप सोचिए ये कब से चल रहा है। आकाशवाणी का ये क्षरण होते हुए बीत गए हैं कम से कम 25-30 वर्ष। मैं नव उदारवादी, नव जागरणवादी, नव राष्ट्रवादी सोच का बड़ा आभारी हूं कि उसने आकाशवाणी सुनने के मेरे व्यसन को नियंत्रित किया, मेरे सैकड़ों घंटे बचाए। न मैं समाचार सुनता हूं, न मैं कोई और कार्यक्रम सुनता हूं, और जो टिप्पणियां हैं वो तो अब खत्म हो ही चुकी हैं। अब और ये सिलसिला अभी से शुरू नहीं हुआ। ये जो बीमारी है विचार से डरने की, और पूरी हिंदी पट्टी में क्या मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में प्रश्न भीरुता का आगमन और आगे उसका विस्तार काफी समय से चल रहा था। आप अगर एक क्षत विक्षत शरीर को एक और लात मारते हैं और वो गिर पड़ता है, कौन सा आश्चर्य है। मिल बैठ के सोचने के ये विषय हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे एक रेला संस्कृति हमारे बीच में फैली। उसका भी अनुवाद आप करके देखिए तो क्या होगा, मास कल्चर। रेला है, चीजों का रेला आ रहा है, स्मार्टफोन्स का रेला है, बिंबों का रेला है, बात करने के तरीकों का रेला है, और उस रेले में बहता चला जा रहा है समाज। क्या मुश्किल है इसको बहकाना, बहका करके किसी पक्ष में खड़ा कर देना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसकी वैचारिक क्षमताओं, ऊर्जा का शिक्षा ने निर्माण ना किया हो, थोड़ा बहुत किया हो, उसका क्षरण हो चुका हो, ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं। तो इसलिए ये क्षण विलाप का नहीं है, और पश्चाताप तो आप जानते ही हैं कि ऐसा काम है जो फुर्सत मांगता है, थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी मांगता है, और उसका जज्बा भी हमारे समाज में पहले ही काफी कम हो चुका था कि भाई आत्मनिरीक्षण की जगह पर निंदा करो, ज्यादा आसान है। ऐसी स्थिति में आज हम अगर ठीक से आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस बीहड़ में खड़े हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे पास फोकस करने की क्षमताएं नहीं है। नया जो कैमरा है स्मार्टफोन का, वो अपनी तरफ से फोकस कर देता है। जो थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत होती थी, ये देखने में कि भाई कितनी रोशनी है, किसका चेहरा है, जिसको लाना है फोकस में, वो सारी समस्याएं असमाप्त हो गई। हम एक वैचारिक रूप से वैसे भी आलसी समाज थे, आज और आलसी हो गए हैं। अपनी भाषा की ऊर्जा को स्वयं ही हमने नष्ट किया है, और उसका क्षरण लगातार बर्दाश्त आज भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ध्यान रखिए कि हिंदी यूं ही नहीं किसी उभरते हुए राष्ट्र का प्रतीक बनी थी, कुछ नेताओं की वजह से ही नहीं बनी थी। गांधी भी सहमत हुए थे। क्यों हुए थे? हिंदी में आखिर कुछ बात है। केवल ये प्रश्न ये नहीं था कि भाई ज्यादा संख्या में लोग बोलते हैं इसलिए शायद कालांतर में ये देश की भाषा, संपर्क भाषा तो बन ही जाएगी। ठीक है, हम पहुंच गए सरकार के पास कि जल्दी बन जाए, राजभाषा हो गई, और उसने हमें और तंग किया उस समस्या ने। लेकिन आप सोच के देखिए कि हिंदी कितनी बार इस किस्म के संकटों से गुजरती हुई जीवित बनी रही है। क्या है इसमें? जब समझना इच्छा होती है बहुत ज़्यादा समझने की, शाम के वक्त जब थोड़ा सा किसी से बात करके या कोई YouTube देख करके कोई ज़्यादा निराश हो जाता हूँ, तो मैं पुष्पा जिज्जी की शरण में जाता हूँ। क्या कर रही हैं पुष्पा जिज्जी? बुंदेली की मदद से हिंदी को फिर से ऊर्जा दे रही हैं। ऐसे ऐसे विषयों पर व्यंग कर पाती हैं क्योंकि वो बुंदेली में बोलती हैं।
दो महिलाएं हैं, वो हैं और उनकी देवरानी, इन दोनों के बीच में जो चर्चा होती वो बताती है कि भाई स्त्री विमर्श के जरिए एक नई हिंदी आ रही है। वो हिंदी क्या रूप लेगी भविष्य में हम नहीं जानते, लेकिन आज उसमें ऐसी ऊर्जा है कि वो किसी भी विचारधारा से, चाहे वो कितनी ही गिरावटी हो, कितनी ही फूहड़ हो, कितनी ही उसकी आत्मा पहले से इतनी ज़्यादा अनुर्वर हो कि उसमें से कुछ भी, एक फूल भी ना निकलता हो, उससे भी हमारी भाषा लड़ रही है। दिक्कत यह है कि हम इतने उदास हो चुके हैं कि हम उस लड़ाई को देख नहीं पा रहे हैं। आप नेहा सिंह राठौर का एक गीत सुन के देख लीजिए तो आपको एहसास होगा कि कहीं वो हिंदी जीवित है जो हमें जीवित कर सकती है। यूपी में काबा, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा गीत सुने ना सुने। और अब मैं आजकल प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भाई एमपी में काबा, क्योंकि उन्होंने कहा है एक अपने वीडियो में कि वो गीत लिख रही हैं, थोड़ा बहुत उसके अंश भी उन्होंने उस पर गद्य में सुनाए हैं और उसकी प्रतीक्षा है। अभी हाल में एक आदिवासी के ऊपर इस विचारधारा को मानने वाले किसी व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पद प्रक्षालन करने के लिए प्रस्तुत हुए और उस बीच में सारे कैमरा और तमाम आयोजन किए गए थे कि वो दिखाई पड़े ये सब करते हुए। आप पुष्पा जी का कमेंट सुनेंगे तो कहेंगे या तो मैं फूहड़ हूं और या हमने अपनी भाषा के उस पक्ष को भुला दिया है जिससे इसकी आत्मा संचालित होती थी। रेणु ने उसको जीवित रखा था। कृष्णा सोबती की भाषा में वो दिखाई देता है वो पक्ष। कितने ही लेखक और कवि पिछले 100 वर्षों में आपको मिलेंगे जिन्होंने हिंदी में जब जब किसी इस तरह के विलाप का चलन हुआ तो उन जड़ों में लौट के उसकी संजीवनी को फिर से समाज में प्रस्तुत किया। इस घटना पर पुष्पा जी की टिप्पणी थी जो इस इतने ऊंची हैसियत वाले सभी आप सब लोग हैं, उनके बीच में इस कहते हुए भी थोड़ा सा संकोच तो होता ही है, लेकिन बुंदेली में जो आप कह सकते हैं वो इस भाषा में खड़ी बोली में नहीं कह सकते। ये उनकी बात से ही लगता है। और अगर आज परसाई होते या शरद जोशी जीवित होते तो निश्चित रूप से मानते कि हाँ भाई, इस युग में जब किसी पर व्यंग करना और वो भी किसी सत्तावान पे व्यंग करना बहुत जोखिम भरा काम है, ये हो रहा है, ये कैसे संभव है, किस भाषा में ये संभव हो गया है। दुष्यंत ने 1975 में लिख दिया था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, कुछ भी मत कहो। और इस समय आप देखें अगर व्यंग का संसार है हिंदी में कितना उदास पड़ा हुआ है, उदासीन पड़ा हुआ है। कई क्षेत्र हैं हिंदी के सूख से गए हैं। अखबारों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, पत्रिकाएं निरंतर बंद हो रही हैं और ऐसे विषय, ऐसी टिप्पणियां बड़ी मुश्किल से पढ़ने को मिलती हैं जिनमें लगे कि हाँ कुछ किसी ने सोच के लिखा है किसी भी विषय पर। अब जो अपने को जन की सत्ता से जोड़ता था अखबार, उसने कह दिया हम संपादकीय पेज पर राजनीति पे छापेंगे ही नहीं। ये तमाम जो और अखबार, कोई अपने को भास्कर कहता है, कोई अपने को जागरण कहता है, उसमें भी अब हालत यह है कि आप संपादकीय पेज पर अगर एक विचार आपको मिल जाए जो तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तो आप समझते हैं कि चलो भाई आज का दिन सफल हुआ। कैसे इतनी विपन्न हो गई हमारी भाषा, कैसे उसके बोलने वालों का जज्बा इस हद तक घट गया। पर आज हम देखते हैं कि जी हाँ, कहीं कहीं वो जज्बा फिर से जन्म ले रहा है। सुनना चाहेंगे आपकी क्या टिप्पणी है पुष्पा जी की इस विषय पर। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि जिते चाय मूत लो जी पे चाय मूत लो, बस चुनाव के साल में मत करियो, नहीं तो फिर एक्टिंग करने पड़ेगा। संक्षेप में समझा दिया है कि कहां पहुंचा हुआ है मध्य प्रदेश। ये जो प्रसंग है पूरा नवराष्ट्रवाद का, जरूर आज हमें इस बात के लिए विवश करता है सोचने को कि हम अपनी भाषा में ऐसे शब्द क्यों नहीं गढ़ पा रहे हैं जो हमारी आज के संकट को व्यक्त करने में समर्थ हों। हम कहां से इस अनुवाद सरणी में फंस गए हैं।
हर चीज़ का अनुवाद करने के लिए आमादा हैं। और दूसरी तरफ हमारी भाषा कई क्षेत्रों में हाशिए पर पहुंचा दी गई है। कहाँ तो पटरानी बनने के लिए चली थी, आज अपने अखबार तक जीवित नहीं रख पा रही है। एक अखबार अपने को नव भारत कहता था, वो भी उसमें भी नव है। कैसा भैया नव भारत है ये, कि कोई वाक्य ऐसा ना हो जिसमें 2-3 शब्द अंग्रेजी के देवनागरी में ना लिखे जाएं। नए भारत की परिकल्पना है। विद्यानिवास मिश्र के बाद से यह अखबार लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और पाठकों को स्वीकार है। पाठकों के बीच भी एक अपसंस्कृति का विकास हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में युवा पाठक उसमें बह गया है। ये सिर्फ नवउदारवाद का, नवराष्ट्रवाद का, नवधनाढ़ वर्ग का समय नहीं है मित्रों, ये समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी का भी समय है जो आज प्रतीक बन गई है हमारी प्रगति का। आप उस पर चिन्ह नहीं लगा सकते। वो तो गनीमत है कि अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने कहा है 3 दिन पहले एक रिपोर्ट में कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर ये हमारे आप जैसा आदमी कहता तो निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाता। यूनेस्को कह रहा है, अब क्या कर सकते हैं हमारे अखबार? बेहतरीन यही कर सकते हैं कि इस खबर को और ना बढ़ाएं, जिससे स्मार्टफोन का धंधा चलता रहे। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर 3-4 महाकुबेरों का आधिपत्य है, जो कैलिफोर्निया नाम के एक प्रदेश के एक ही शहर में रहते हैं। विश्व में पूंजी का इतना केंद्रीकरण पूंजीवाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन इसको एक से एक वाम मार्गी व्यक्ति इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं देखता। हम अपनी भाषा में देख रहे हैं, पत्रिकाएं बंद हो रही हैं और इन माध्यमों में जिनके अधिपति मस्क जैसे या जकरबर्ग जैसे महाकुबेर हैं, उनके जरिए हमारी भाषा फले फूलेगी, ऐसी उम्मीद हो गई है हमारे प्रगतिशील मित्रों को। ये सारे आश्चर्य के विषय हैं, अंतर्विरोधों के विषय तो हैं ही, और इन पर निर्मम चर्चा अगर हंस के द्वारा आयोजित जयंती में नहीं हो सकती, प्रेमचंद की जयंती में, तो फिर कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि हम आपके बीच में भी एक पॉलिटिकली करेक्ट होने का चलन बन गया है कि आप और चीजों पर टिप्पणी कीजिए भाई, लेकिन ये तो आज का समय है। टेक्नोलॉजी का विरोध कभी मार्क्सवादी नहीं कर सके, और आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी वो उसी तरह देख रहे हैं जैसे कि रेलगाड़ी के आने को देखते थे, कि भाई उस समय भी लोगों को लगता था कि ये तो बिल्कुल हमें नष्ट कर देगी। भले ही डिकेंस जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा। डिकेंस ने रेलगाड़ी का भविष्य देखा था और अपने कई उपन्यासों में रेलगाड़ी के द्वारा किए जाते हुए ब्रिटिश संस्कृति के ध्वंस की चर्चा की थी। डिकेंस भी आखिर एक सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति थे। कुछ हो गया है हमको कि हम मार्क्स की चेतना को भी जर्जर बना देते हैं, जबकि वो चेतना ऐसी है जो बार बार अंकुर फूटने के लिए विवश करती है बंजर धरती को। पर कुछ ऐसा हो गया है हमारी भाषा में कि हम एक बार कोई चीज तय कर लेते हैं तो फिर उस पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत बड़ा विषय है आज कि क्या नवराष्ट्रवादी चेतना जिसको हम आज कह रहे हैं, जो सुधीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्रवाद का एक और पर्यायवाची है। अच्छा पर्यायवाची कतई नहीं है, क्योंकि वो छिपा लेता है इस विषय को कि भाई ये जो सबको एक जैसा बनाने का एक चालकानुवर्तते का जो पूरा अभियान है वो इस बगीचे को वास्तव में नष्ट कर देगा, क्योंकि ये ऐसा बगीचा था ही नहीं जैसा हमको विरासत में मिला था और जैसा अभी भी ये देश के अनेक क्षेत्रों में बना हुआ है। अगर आप गौर से जाएं, गौर से देखें और गुजरात को ही राष्ट्र का प्रतीक ना बना लें, उत्तर प्रदेश को तो कतई मत बनाएं। भले ही अनेक लोग जो प्रश्न पूछते पूछते परेशान हो जाते हैं, कहते भाई उत्तर प्रदेश में इसका हर जवाब है, उत्तर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज जो उत्तर मिल रहा है वो हमारी भाषा को, भले ही वहाँ इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए, आज जिस मुकाम पर पहुँचा रहा है वो कोई स्वीकार्य मुकाम नहीं है। गनीमत है कि अशोक जी और मैं मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से नहीं घबराते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आज संस्कृति का हाल हो रहा है, सोचते हैं ज़रूर उत्तर प्रदेश इससे उभरेगा, देर सवेर में उभरेगा। लेकिन पूरी हिंदी पट्टी में आज जो एक विलाप का माहौल है वो इसके संकट से ज़्यादा बुरा है,
क्योंकि विलाप में मनुष्य सोच कुछ नहीं, खास सोच नहीं पाता, आंसू बहा लेता है। आप करते रहिए पश्चाताप, विलाप करते रहिए, लेकिन जो आज परिस्थिति है भाषा की, भाषा आज भी संघर्ष कर रही है। हिंदी है भी संघर्ष की भाषा, संघर्ष के जरिए ही जीवित रही है, यहाँ तक पहुँची है। ये संघर्ष औपनिवेशिक युग में उसको राष्ट्र का प्रतीक बना सका था, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वयं राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन से लड़ने के दौरान पैदा हुई चेतना का नाम था, और आप उसको इस प्रकार के किसी विचारधारा वाले राष्ट्रवाद से न जोड़ सकते हैं और न ही उसके इस प्रभुत्व से तार्किक रूप से आतंकित हो सकते हैं। भले ही ऐसा लगता है कि वो बढ़ता जा रहा है और वो फैलता जा रहा है, कहीं न कहीं वो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ों को नष्ट कर रहा है। हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा को तो निश्चित रूप से चोट पहुंचा ही रहा है। और अब मैं कागज़ का पुर्जा लिखे जाने की आवाज़ सुन रहा हूं, इसलिए विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।